यूके में जो कानून है ब्रिटेन में, उसके तहत जो इमरजेंसी लगी हुई है, हम लोग दिन में एक बार बाहर टहलने जा सकते हैं या जॉगिंग करने जा सकते हैं या ज़रूरी सामान लेने जा सकते हैं। तो पिछले 2 सप्ताह से तो मैं नहीं निकला, लेकिन कल दोपहर में कुछ शाम को मैं कुछ खुली हवा में बाहर टहलने निकला। और ये ऑक्सफोर्ड सिटी जो सेंटर, ये बहुत चहल पहल वाला, बहुत रौनक वाला शहर है। यहाँ पे दुनिया भर के विद्यार्थी हर समय घूमते रहते हैं, शोर शराबा रहता है। तो उस एकांत में जब मैं वहाँ पे टहल रहा था, तो उसमें मुझे बहुत से वो लोग याद आए जिनके साथ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा समय गुजारा हुआ है। और अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे लोगों की मेज़बानी करने का भी अवसर मिला है और वक्त मिला है। यहाँ पर अशोक चक्रधर जी से लेकर मनोज मुंतशिर तक कितने ही लेखक, साहित्यकार, कवियों का सानिध्य मुझे ऑक्सफोर्ड में मिल चुका है। मुझे याद है अशोक चक्रधर जी भाग्यश्री जी के साथ आए थे। उन्होंने यहाँ की ऑक्सफोर्ड की गलियों में घूमते घूमते वह कविता भी सुनाई थी, गलियाँ गलियों के अंदर गलियाँ। ये अशोक जी की अपनी एक शैली तो ही है। यहाँ पे जो कलम सीरीज हमने शुरू की है 2 वर्ष से, उसमें उसके तत्वावधान में गीता श्री जी, लीला जगोड़ी जी, बालेंद्र त्रिवेदी जी, इन लोगों के साथ नरेंद्र कोहली जी अपनी सागर मंथन लेकर आए थे, राजेश रेड्डी जी, इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा समय बीता। और अभी 22 मार्च को जयंती राजन जी आने वाली थी, लेकिन वो इसी कोरोना की वजह से नहीं आ पाई और सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी शायद। और इसी प्रकार कई वर्ष पहले प्रदीप सौरभ जी आए थे। उन्होंने किन्नरों के ऊपर जो अपनी पुस्तक लिखी है, उसका एक बड़ा अच्छा यहाँ पर आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष अभिज्ञान प्रकाश जी जो हमारे स्टार पत्रकार हैं, उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो सारे स्पेशल कमेंट्स थे वो ऑक्सफोर्ड शहर में हमारे साथ यहाँ पर दिए थे। 2 वर्ष पूर्व मैं यहाँ वहाँ पे उन्हीं सड़कों पर चल रहा था, मुझे वो जगह दिखाई दी जहाँ हम लोगों ने सबने साथ खाना खाया था। हिंदी महोत्सव हुआ था 2 साल पहले, जिसमें अरुण महेश्वरी जी, अनिल शर्मा जी, सरोज जी के साथ आए थे, अदिति जी, नीलिमा आधा, दालमिया जी, कुसुम बंसल जी, इन सब के साथ एक बहुत अच्छा समय बीता। वो सब चलचित्र की तरह आजकल मेरे इस एकांत को में महफिल ने सजा रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। वैसे एकांत अच्छा भी लगता है कई बार, लेकिन जब मैं वहाँ से घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ ऑक्सफोर्ड में ना कोई चहल है, ना कोई पहल है, अपना महल है। लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे अच्छा लग रहा है। और जब मैं एक बात सोचने लगा कि जो एकांत है और अकेलापन है, मैं इस दुविधा में हूँ अभी भी, और मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। एकांत प्रिय मैं भी हूँ और अच्छा लगता है, एकांत में वक्त मिलता है कि हम अपने आप से कुछ बातें कर सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें, और इन चीज़ों में अच्छा समय बीतता है। लेकिन डेफिनेटली जो अकेलापन होता है वह खालीपन जीवन को अवश्य देता है। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हुआ करते थे तो हम इस एकांत की तलाश करते थे, लेकिन जब एकांत मिला है तो हम मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, मिलना जुलना, वो महफिलें। उस व्यस्तता में अक्सर जब मुझसे लोग पूछते थे कि भाई कैसा जीवन कट रहा है, तो मैं उनको मुंशी अमीरुल्लाह साहब की वो शेर हमेशा सुना दिया करता था कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन आज मैं सुबह बैठे बैठे सोच रहा था कि यह शेर कितना अनुकूल है इस माहौल में भी, लॉकडाउन की स्थिति में भी, कि अगर इस समय कोई पूछे हमसे, आपसे, और हम ये कहें कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो आज इस परिस्थिति में भी वो अनुकूल होता है। ये क्लासिक और कालजयी कविताओं और साहित्य की एक महत्वपूर्ण पहचान दिखती है। और इससे मुझे याद आता है, मेरी इस अकेलेपन के ऊपर एक छोटी सी बड़ी पुरानी कविता है, आपके साथ शेयर करता हूँ कि त्याग ही मित्रता की पहली शर्त है, प्रेम ही पूजा का दूसरा अर्थ है। त्याग ही मित्रता की पहली शर्त है, प्रेम ही पूजा का दूसरा अर्थ है। अकेलापन बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि बांटी ना जाए तो खुशियां भी व्यर्थ हैं। आज जो है दोस्तों वही बांट रहा हूँ। ये खालीपन, ये एकांत आपके साथ शेयर करने शायद आज यहाँ पर बैठा हूँ।
पर कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये एकांत कहीं कहीं वरदान साबित हो रहा है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से भूले बिछड़े लोग भी संपर्क में आ रहे हैं। जिन लोगों से कुछ समय से दूर हो गया था उनके भी संपर्क में आ रहा हूँ। तो ये इसको मैं योगदान मानता हूँ या वरदान मानता हूँ, यूँ कह लीजिए। और बहुत कुछ मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में ये मार्च के में यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होने थे हमारे साहित्यिक। मैंने बताया क्लब का कार्यक्रम था जो नहीं हो पाया। और 30 मार्च को यहाँ लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसमें दिव्या माथुर जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का विमोचन था, जो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी ने जिसका संपादन किया है। और साथ में शिखा वाशने जी की पुस्तक देसी चश्मे से लंदन डायरी उन्होंने लिखी है, उसका लोकार्पण होना था। और ये देसी चश्मे से लंदन डायरी जो शिखा जी की पुस्तक है, इस पर मुझे ही बोलना था। तो मैं जब ये लॉकडाउन से पहले जब ये मैंने पुस्तक को मुझे मिली और मैंने उसके ये देखिए सामने रखी हुई है ये पुस्तक देसी चश्मे से लंदन डायरी, इसके मैं पन्ने पलटने लगा। जब मैं इसके पन्ने पलट रहा था और इस बीच ये आया कि यह कार्यक्रम रद्द हो गया है, या यूँ कहिए कि पोस्टपोन हो गया है, आगे के लिए बढ़ गया है, तो मैंने इसको वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन साथ साथ मुझे याद आई डॉक्टर गौतम सचदेव जी की। गौतम सचदेव जी यहाँ पर ब्रिटेन में हिंदी के एक बड़े वरिष्ठ साहित्यकार, व्यंग्यकार, कवि, लेखक, आलोचक थे। और अक्सर ऐसा होता था कि हम जब पुस्तकों का विमोचन होता था, कभी भी किताब की बात आती थी या उसके ऊपर कुछ लिखवाना होता था, ब्रिटेन का जो साहित्यिक हिंदी समुदाय है वो गौतम जी की ओर देखता था। लेकिन मजे की बात यह है कि गौतम जी से वो लिखवाना भी चाहता था, उनसे कुछ टिप्पणी भी चाहता था, उनसे घबराता भी था। और मेरा सौभाग्य कि गौतम जी का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत सानिध्य रहा। और इसी क्रम में मैंने गौतम जी के ऊपर एक लेख लिखा था उस समय। उनके इस जो समीक्षक और आलोचक जो कृतित्व उनका है, उसके ऊपर उसके मैं कुछ अंश यहाँ पर मैंने लिखा है, निकाला है, मैं पढ़ता हूँ आपको। एक समीक्षक और आलोचक की जो परिस्थिति होती है कि लंदन के नेहरू केंद्र में ब्रिटेन के हिंदी लेखक अक्सर कुछ ऐसी चर्चा करते पाए जाते हैं कि पहला, भाई आपने सुना गौतम जी ने फला लेखक के नए गजल संग्रह के बारे में क्या कहा? वे कहते हैं कि लेखक की पूरी पुस्तक में एक भी मुकम्मल शेर नहीं है। तो दूसरा, गौतम जी की क्या बात करते हो, उनसे तो कुछ भी पूछना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मैं तो उनसे अपने साहित्य के बारे में बात भी नहीं करता। तीसरा, दूसरे से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो तुम अपने नए कहानी संग्रह के लोकार्पण में उन्हें वक्ता बनाने की बात कह रहे थे। दूसरा हिचकिचाते हुए, हाँ हाँ सोच रहा था पर कहूंगा नहीं, उनका क्या भरोसा, दोष निकालने में माहिर है वो। वैसे अगर उन्हें प्रशंसा कर दी तो ब्रिटेन के साहित्य जगत में धाक जम जाएगी। जी हाँ, गौतम सचदेव ब्रिटेन में हिंदी के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनसे हिंदी का हर छोटा बड़ा लेखक अपने साहित्य पर टिप्पणी तो चाहता भी है और टिप्पणी से घबराता भी है। कुछ लेखकों ने तो इसका तोड़ भी निकाल लिया है। एक ने गौतम जी को परिचर्चा में अपना वक्ता बनाया और बाद में वक्ताओं में अपने मित्रों को रखा ताकि वे लेखक की ऐसी प्रशंसा करें कि गौतम जी गलत साबित हो जाएं। एक दूसरे लेखक ने अपनी कृति के लोकार्पण में गौतम जी को अध्यक्ष बना दिया, जहां उनकी भूमिका सिर्फ आशीर्वाद देने की थी। मैंने एक बार यूं ही बात बात में गौतम जी से यह प्रश्न किया कि लोग आपसे अपने साहित्य पर बुलवाना और लिखवाना भी चाहते हैं और घबराते भी हैं, इसका कारण क्या है? गौतम जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले तो किसी भी कृति को एक आम पाठक की तरह ही पढ़ता हूँ और आनंद लेता हूँ। जब मुझे इस पर टिप्पणी के लिए कहा जाता है तब मैं उसे दूसरी बार पढ़ता हूँ, फिर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो तीसरी बार पढ़कर उसका अध्ययन करता हूँ। एक समीक्षक की दृष्टि से पढ़ने के मैं उसके गुण और दोष को रेखांकित न करूं तो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तो साहब ये थे डॉक्टर गौतम सचदेव जी, जिनका स्मरण हुआ, जिनकी याद आई, और ये लेख भी मुझे याद आया, यह संदर्भ भी याद आया जब मैं शिखा जी की पुस्तक पर बोलने की तैयारी करना मैंने शुरू किया था।
और मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ पर गौतम सचदेव जी और डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, इन दोनों लेखकों साहित्यकारों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। और मेरा जो हिंदी का जीवन है, मेरे जो साहित्य का जीवन है, उसे प्रफुल्लित करने में इनका बहुत आशीर्वाद और सानिध्य मुझे प्राप्त रहा। मैं बहुत आभारी हूँ और अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है सत्येंद्र श्रीवास्तव जी के साथ एक वाक्या। वो वाक्या कुछ यूं था कि हम बाल कवि बैरागी जी का संदर्भ कहीं से आ गया। मुझे याद आई बाल कवि बैरागी जी की एक बात कि 90 के दशक में बाल कवि बैरागी जी यहाँ लंदन आए थे। हमने एक यहाँ सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें, और वो मेरे पिताजी डॉक्टर दाऊद जी गुप्त के मित्र थे। लेकिन जब वो यहाँ आए तो ये जानते नहीं थे कि मैं दाऊद जी का पुत्र हूँ या मेरे पिता हैं। लेकिन इत्तेफाक से पापा जी भी वहाँ यहाँ पर लंदन में थे उन दिनों, और उस मंच से बाल कवि बैरागी जी उसका संचालन कर रहे थे। उनका अपना एक तरीका है संचालन का और मजाक करने का। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब उनको यहाँ पता लगा कि मैं दाऊद जी का पुत्र हूँ, तो उन्होंने मजाक में मुझसे कहा कि पद्मेश, तुम्हारे अंदर, संचालन मन से कहा उन्होंने कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता के बहुत से गुण आए हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि तुम्हारी माँ का एक भी गुण हो तो तुम बहुत सफल होगे। उसके बाद में बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक यह सोचता रहा कि मेरे अंदर माँ का ऐसा कौन सा गुण आया है। तो यहाँ सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से एक बार बात होने लगी। जब ये संदर्भ बैरागी जी का उठा तो मैंने उनको याद दिलाया और मैंने सत्येंद्र जी से कहा कि ये बताइए कि माँ का कैसे गुण होते हैं जो पुत्रों में आ सकते हैं, और मैं तो तलाश रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा है। तो सत्येंद्र जी ने मुझे बड़ी दिलचस्पी से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। बोले, शायद पद्मेश तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ से मिल चुका हूँ और बहुत साल पहले मैं तुम्हारे ननिहाल सीतापुर भी गया हूँ। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? तो बोले कि मैं लखनऊ में था और उन दिनों मैं एक शोध कर रहा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से मिलने का और उनकी रिकॉर्डिंग करने का। तो उस सिलसिले में मैं तुम्हारे पिताजी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझे बात कर, तो मैं तुम्हारे ननिहाल सीतापुर गया और वहां तुम्हारी नानी से भी मिला। और इसलिए मैं तुमसे कह सकता हूं कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी माँ का गुण आया है वह तुम्हारी मौलिकता है, तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, और इस मौलिकता को बरकरार रखना, उसे अपने लेखन में हमेशा रख। तो यही तुम्हारी माँ का गुण है, इसे ही तुम अपनी माँ का गुण समझो। इसी प्रकार सत्येंद्र जी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे और मुझसे हमेशा ये कहते थे कि लिखो लिखो और बहुत लिखो, और जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि तुम जितना लिखोगे उतना समाज के लिए बेहतर होगा। उसका कारण यह है कि आज से 100-200 वर्षों के बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे ये कैसे जान पाएंगे कि इस समय हमारा समाज कैसा था, हम लोग कैसे थे और हमारा देश कैसा था। तो तुम्हारा लेखनी एक ऐसा है जो सदियों तक आगे आज की परिस्थितियों को, आज के जीवन को आगे ले जा सकता है। तो उनकी इस बात से मुझे एक नया विचार मिला और नई बात सामने आई। गीता जी शिशिर जी को नमस्कार। गीता जी यहाँ पर आई। गीता जी, मैंने भी आपको याद भी किया था कि जो लोग हमारे कलम सीरीज में यहाँ पर आए हैं उनमें मैंने आपका भी जिक्र किया था। तो सत्येंद्र जी की इस बात ने मुझे ये विचार दिया कि जब हिंदी के अंतरराष्ट्रीयकरण की हम बात करते हैं, हिंदी के हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो उसका एक मापदंड तो यह है, जो हम लोग मानते हैं, महत्वपूर्ण भी है, कि दुनिया में कितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, दुनिया में कितने यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी दुनिया में कितने देश हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में भाषा अगर बनती है तो साहित्य से बनती है, और अगर साहित्य नहीं होगा तो उस भाषा आगे कहां से बढ़ पाएगी, उस भाषा में गहराई कहां से आएगी। तो हिंदी के वैश्वीकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य का वैश्वीकरण भी आवश्यक है। और जब हम हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण की बात करते हैं, उसमें मुझे प्रवासी लेखकों का बहुत गहरा, बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। और उसका कारण यह है कि जो साहित्य हिंदी का भारत में लिखा जा रहा है उसमें भारत की बातें हैं।
लेकिन जो भारत से बाहर लोग लिख रहे हैं हिंदी, चाहे वे प्रवासी रचनाकार हैं या भारतीय मूल के लोग हैं, वो लोग जो लिख रहे हैं वो सच्चे मायने में हिंदी साहित्य का वैश्वीकरण कर रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का विस्तार इस तरह से हो रहा है कि कनाडा, रूस, अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया भर में कहाँ क्या क्या हो रहा है। और प्रवासी लेखक जो हैं वो वही लिखते हैं जो जीवन वो जीते हैं, जो अफ्रीका में, जो अमेरिका में जो जीवन हम लोग आज यहाँ कोरोना वायरस के समय भी, इस लॉकडाउन के काल में अपने यहाँ पे ब्रिटेन में जी रहे हैं, हम उसी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वही साहित्य को दे रहे हैं। तो यही प्रवासी लेखन है जो हिंदी साहित्य को मेरी निगाह में को अंतर्राष्ट्रीयता प्रदान कर सकता है, इसका वैश्वीकरण कर सकता है। और इसका उदाहरण मैं मानता हूं, अगर आप देखें मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत जी का लाल पसीना उपन्यास है, तो वह उस समय के, उस काल की बात करता है जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। सुषम बेदी जी अमेरिका में पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया और नहीं रही, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और उनके साथ साथ हमारे ब्रिटेन में जिस प्रकार से दिव्या माता, उषा राजे जी, शैल अग्रवाल जी, जकिया जुबेरे जी, निखिल कौशिक जी, मोहन राणा जी, ऐसे कितने नाम हैं जो 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 लिख रहे हैं और यहाँ की बातें लिख रहे हैं और यहाँ के जीवन के बारे में लिख रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज से मानिए, एज्यूम कीजिए कि 100-200 साल बाद जब रूस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस में कोई जानना चाहेगा कि 2020 में, यहाँ ब्रेक्सिट के दिनों में या कोरोना के दिनों में उनका देश कैसा था, उनके समाज कैसे थे, उनके लोग कैसे थे, वो कैसे जिएगा, तो उनसे कोई कहेगा कि यदि आपको ये सब जानना है तो आपको हिंदी पढ़नी होगी, हिंदी साहित्य पढ़ना होगा, आपको तेजन शर्मा की कहानियां पढ़नी होंगी, अखिला शर्मा की कहानियां पढ़नी होंगी, जय वर्मा की कहानियां पढ़नी होंगी, यह जानने के लिए कि उस समय हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र कैसा था। और तब मैं मानूंगा हिंदी का वाकई में सच्चा वैश्वीकरण हुआ है। और जब यह प्रवासी लॉकडाउन शीर्षक के तहत मैं बात कर रहा हूं, तो प्रवासी लेखन को मैं उससे जोड़ता जा रहा हूं अपनी बातों से, जो कुछ भी मेरे पास है। और इसमें 2 वर्ष पूर्व अनिल शर्मा जोशी जी ने प्रवासी लेखन के ऊपर एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, और वह पुस्तक अपने आप में पूरे आज के विश्व में जो प्रवासी लेखन हो रहा है उसका एक बहुत सुंदर उसमें विवरण है और बहुत विस्तार से है। और यहाँ तक कि अभी मैंने सुषम बेदी जी की बात की, उन्होंने अपनी भूमिका में उस पुस्तक में यहाँ तक लिखा कि इस पुस्तक से ऐसा लगता है कि प्रवासी लेखन ग्रेजुएट हो गया है। तो बधाई अनिल शर्मा जोशी जी को भी। और उदाहरण के रूप में जो प्रवासी लेखन जिस प्रकार से यहाँ पे होने वाली गतिविधियों को समावित कर रहा है अपने लेखन में और अपने साहित्य में, मैं उदाहरण के रूप में अपनी 2 कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। पहली कविता है बर्लिन दीवार। ये बर्लिन दीवार मुझे याद है कन्हैयालाल नंदन जी को बहुत पसंद थी, और वो 2-4 जगह मुझे याद है जब वो मंचों पर उन्होंने मुझे प्रवासी ये बर्लिन वॉल का कवि कहकर बुलाया। तो कविता इस प्रकार से है। और बर्लिन वॉल की दीवार की इतिहास आप जानते हैं कि 1960 के दशक में यह दीवार खड़ी हुई थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के विभाजन के दौरान, लेकिन 1990 के दशक में फिर वापस समझौता हुआ और यह दीवार गिरा दी गई। यह उस समय की कविता है कि बर्लिन दीवार का वह टूटा हुआ पत्थर कल मुझसे बोला, मुझे इतनी घृणा से मत देखो। बर्लिन दीवार का वह टूटा हुआ पत्थर कल मुझसे बोला, मुझे इतनी घृणा से मत देखो। मैं तो इतिहास के घाव का मरहम हूं, तो तुम्हारी हर धार हर चुभन सहने को तैयार था। तुम मुझे तराश कर ईसा भी बना सकते थे। और इसी प्रकार अभी 4 वर्ष पूर्व 2016 में ब्रेक्सिट की मुहिम चली, और यूके, हम जानते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा है जिसका इतिहास डाइवर्सिटी का रहा है, लोगों को अपने यहाँ पनाह देने का रहा है, आत्मसात करने का रहा है। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब ये ईडी आमिन ने युगांडा से, अफ्रीका से भारतीयों को निकलने का आदेश दे दिया था, उनका 3 महीने में सब निकल जाएं, तो ब्रिटेन ही वह देश था जिसने अधिकांश भारतीयों को यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तहत ब्रिटेन में उनको बुला लिया था और यहाँ पर पनाह दी थी।
तो ऐसा इंग्लैंड, ऐसा ब्रिटेन अब यूके यूरोप से बाहर हो गया है। और ये बात है उस समय की जब इसका रेफरेंडम हुआ और पूरी रात ब्रेक्सिट की गिनती चली है वोटिंग की कि इसमें रेफरेंडम में, और सुबह 6 बजे इसका वो आना शुरू हुए रिजल्ट्स। और जब मैं सुबह सुबह 5-6 बजे सोकर उठा हूँ तो मैंने न्यूज़ में देखा, समाचार में, कि रुझान ब्रेक्सिट के फेवर में जा रहा है। और एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, उनका एक न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था कि वी हैव वोकन अप इन अ डिफरेंट कंट्री। और वहां से इस कविता ने जन्म लिया ब्रेक्सिट पर। मैं प्रस्तुत करता हूँ कि चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पाया सामने दीवार पे टंगे मेरे मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां, उनका डर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो लगा जैसे मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे मेरे फ्रांसीसी पिता का घर। इस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि पड़ोसियों के संग रहने में कोई बुरा। बचपन से खेलता आया मैं रंग बिरंगी तितलियों से। अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो टूटा ही नहीं मेरा स्वप्न, बल्कि टूटे मेरी बाह की डालियों पर बसे बरसों के घोंसले। मेरी कलियों की नन्ही पंखुड़ियों के बड़े बड़े हौसले। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा दुनिया को आलिंगन में लेने वाला इतिहास। आज 24 जून 2016 है। आज 24 जून 2016 है। ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा। आज 24 जून 2016 है। ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा तो देख मौसम में खुदगर्जी की हवाएं। सच बताऊं मैं मुंह ढक कर फिर सो गया। इस आस में विश्वास में कि शायद जब दोबारा आंख खुले तो तारीख तो बदले पर तारीख ना बदले। चिड़ियों की चहक का उल्लास ना बदले, सूरज के प्रकाश का विश्वास ना बदले। जब मेरी दोबारा आंख खुले तो पाऊं मेरे यूरोप के नक्शे का इतिहास ना बदले, उल्लास ना बदले, विश्वास ना बदले, इतिहास ना बदले। अनंत आलोक जी का स्वागत। मैं देख रहा हूं आपका मैसेज यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे घटनाएं जीवन में आती हैं और संदर्भ आते हैं, लोगों को याद करते हैं और ऐसी रचनाएं हो जाती हैं। लेकिन ब्रेक्सिट कविता सुनाने के बाद मुझे एक बात याद आई। मेरा आग्रह है अपने मित्रों से यूरोप और यूके के कि ये कविता सिर्फ कविता है, ये मेरे इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, क्योंकि जिन लोगों ने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट दिया है उनका भी अपना पक्ष है और सही पक्ष है। मैं किसी के खिलाफ या उनके समर्थन या सहमति में नहीं हूँ। ये कविता के भाव से जो मैंने उस दिन महसूस किया और काव्य के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा यदि किसी को इस पर इतराज हो। और जैसा मैंने कहा कि संदर्भ में बहुत लोग याद आते हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार से गौतम सचदेव जी और ये सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद और सानिध्य रहा, इसी प्रकार मेरे शुरुआती दौर में 90 के दशक में डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी जी का बहुत आशीर्वाद और योगदान रहा, और कमला सिंघवी जी का। उन्होंने यहाँ इस देश में हिंदी समाज को और हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया। बहुत अलग अलग तरीके से सिंघवी जी की अपनी एक अलग तरह से शैली ही हुआ करती थी। एक वाक्य मुझे याद आता है कि 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान डॉक्टर सिंघवी जी मंच पर आए और जो सम्मेलन के आयोजकों थे उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने लगे।
और वे अपनी डिज़ाइन की हुई, मुझे याद पड़ता है, कुछ टाइयाँ और स्कार्फ लाए थे। और वो टाइयाँ और स्कार्फ जो है वो मंच पर बुला बुला के एक नाम देके दे रहे थे। अंत में मैं संयोजक था तो उन्होंने मुझे शायद इसलिए अंत में चूज किया होगा मेरा चयन, तो अंत में उन्होंने मुझे बुलाया उसी वाद के लिए। और उन्होंने मुझे, मैं बाईं तरफ से आया, उन्होंने दाईं तरफ देखा तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उधर से इशारा किया कि सारे गिफ्ट्स और सारी जो तोहफे थे वो खत्म हो गए हैं अब। तो सिंघवी जी ने मुझे देखा और बड़े प्रेम से अपने हाथ से घड़ी उतारी, मेरे हाथ में पहना दी। बोले, पद्मेश जी आप स्पेशल हैं, मैं आपको ये घड़ी तोहफे में दे रहा हूँ। ये एक उनका तरीका था प्रोत्साहन देने का और प्रोत्साहित करने का। और जिस पर अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे सिंघवी जी वो घड़ी मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मैं समय तुम्हें दे रहा हूँ और इस समय को साथ में रखो, इस समय के साथ आगे बढ़ो और हिंदी को आगे बढ़ाओ। इस आशीर्वाद के साथ मैं सिंघवी जी को याद करता हूँ और अक्सर याद करता हूँ। 2007 में मुझे याद है मेरी मुलाकात हुई, जो अंतिम मुलाकात थी विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान जो न्यूयॉर्क में हुआ था। और उस समय वो चर्चा भी कर रहे थे क्योंकि जब वो यहाँ पे हाई कमिश्नर थे, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य हुए भारत में, उन्होंने भारत सरकार में एक मुहिम चलाई भारत में दोहरी नागरिकता की। और उनकी इच्छा थी कि विश्व में जितने भी भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको दोहरी नागरिकता मिले ताकि वे अपने आप को भारतीयता से जोड़ सकें, जो एक बहुत उच्च विचार था। लेकिन उनकी जो ये मुहिम थी ये चली, लेकिन ये OCI कार्ड तक तो आई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड तक, लेकिन ये बात दोहरी नागरिकता तक नहीं पहुंच पाई। तो इस भाव को लेकर मेरी एक कविता है, इसलिए मैं यह इसका बैकग्राउंड है, ये संदर्भ यहाँ पर याद भी कर रहा था और आपके साथ बांट भी रहा था। तो ये कविता मैं प्रस्तुत करता हूं कि एक नए स्वप्न में जी रहे हैं आजकल कृष्ण, एक नए स्वप्न में जी रहे हैं आजकल कृष्ण। किसी ने उनसे कहा है कि अब वे दोनों के साथ रह सकते हैं, यशोदा के भी और देवकी के भी। नहीं देना पड़ेगा अब उन्हें तौल कर इस प्रश्न का उत्तर कि वे किससे अधिक प्रेम करते हैं, यशोदा से या फिर देवकी से। उतारना चाहते हैं कोख का कर्ज, निभाना चाहते हैं कुछ फर्ज, देवकी के गांव पर बिना छोड़े हुए यशोदा की उंगली, जिसे पकड़कर आज खड़े हैं वे अपने पांव पर। मुक्त हो जाएंगे अब वे तन और मन के बंटवारे से, मुक्त हो जाएंगे अब वे तन और मन के बंटवारे से। नहीं उठेंगे उनकी निष्ठा पर कोई सवाल, नहीं कहलाएंगे वे अपनों के बीच पराए। सिर्फ भाव, शब्द या इतिहास ही नहीं, दे सकेंगे वे कुछ अधिकार भी जन्मभूमि के विरासत में। चल सकेंगे थाम कर दोनों माओं के हाथ अब कृष्ण। एक नए स्वप्न में दोहरी नागरिकता के जी रहे हैं आज विश्व के कोने कोने में फैले हुए भारत के कृष्ण। ये एक कविता दोहरी नागरिकता की सिंघवी जी को समर्पित की है मैंने। और एक और बात इस एकांत की मुझे दिख रही है कि जिसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम लोग हराने पर तुले हुए हैं, और ये जो संगोष्ठियां हो रही हैं, ये ऑनलाइन संगोष्ठी है जो अदिति जी ने शुरू की है वाणी प्रकाशन के तत्वावधान में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्काइप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, जूम वगैरह, इससे हम काम कर रहे हैं। हमें ये अवसर भी मिल रहा है कि हमारा अभ्यास हो रहा है एक दूसरे से बात करने का। वरना सोचिए यदि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो हमारा ये अभ्यास बात करने का, जो मैं कविता सुना रहा हूँ, ये सब कैसे हो सकता, क्योंकि हम साक्षात्कार तो किसी कर ही नहीं सकते थे इस लॉकडाउन में। हालांकि जो लोग परिवार के साथ है उसमें 2-4 लोग, उनसे भी आप कितनी बातें कर लीजिए। तो एक बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। और इससे मुझे याद आता है वो एक पौराणिक कथा, मुझे आज सुबह ही याद आई कि एक बार वो इंद्र भगवान ने किसी बात से नाराज होकर इंद्र जी ने कहा कि अगले 12 वर्षों तक, मैंने कहीं पढ़ी थी, 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, पृथ्वी को श्राप दिया। और फिर उन्होंने देखा कि किसान अपने बेटे के साथ रोज खेतों में जा रहा है और हल चला रहा है, किसान को जोत रहा है और फसल सींचने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय तक वे देखते रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया, वे पृथ्वी पर आए। उन्होंने उस
किसान से पूछा कि तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी या तुम नहीं जानते क्या कि ये जो 12 वर्षों तक बारिश नहीं होने वाली, और फिर भी तुम हल चलाए जा रहे हो और बच्चे को भी उसमें धूप में जोते जा रहे हो, सेके जा रहे हो, इसका क्या कारण है? तो उन्हें उत्तर दिया कि इंद्र भगवान, मैं जानता हूं कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, लेकिन यदि मैं 12 वर्षों तक अगर मैं घर पे बैठ गया और मैं इसको हल नहीं चलाऊंगा और खेत नहीं जोतूंगा, तो मैं और मेरा पुत्र कहीं अगले 12 वर्षों में हम फल उगाने का और अपनी किसानी का कौशल ही भूल जाएं, खेत जोतने का कौशल ही भूल जाएं। इंद्र भगवान सोच में डूब गए और उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि बात तो ये सही कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों में मैं पानी बरसाने का, वर्षा का कौशल भी ना भूल जाऊं। और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया और वर्षा हो गई वापस। तो कहने तात्पर्य यह है कि इस कोरोना काल के दौरान भी हम जो काम कर रहे हैं वह करते रहें, और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही ये कोरोना काल खत्म होगा और हम लोग वापस आम जीवन में पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को अंत की तरफ ले चलता हूं। ये राधे श्याम शर्मा जी का भी संदेश आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात को अंत की तरफ ले चलता हूं। जो मेरी सबसे चर्चित और प्रिय कविता है उसकी तरफ, और उसको इस पक्ष से जोड़ता हूं कि आज ये पश्चिमी देशों में ऐसे एकांत और अकेलेपन के या लॉकडाउन को हम लोग जैसे पहले से प्रिपेयर होते हैं, ऐसा भारत में भी होने लगा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन पश्चिमी देशों में शायद ज्यादा होता है। और वह एक उम्र आती है जब बुजुर्गियत की तरफ हम लोग जाते हैं, तो हम लोग प्रिपेयर होते हैं कि एक दिन हमें घर पे अकेला रहना होगा जब हम वृद्ध हो जाएंगे और हमारा परिवार हमारे साथ नहीं रहेगा। वो मैं मानता हूँ जो ये एकांत और अकेलेपन का अंतर्द्वंद की मैं बात कर रहा था आती है कि इस समय जो है वो एकांत है, लेकिन वह वास्तव में खालीपन होता है। तो उस पक्ष से जोड़ते हुए मैं यह कविता आप तक लाता हूँ, और ये कविता प्रवासी भारतीयों को लेकर है, प्रवासी भाव को लेकर है कि हम लोग जो भारत वगैरह से लोग पश्चिमी देशों में आते हैं, वो इस वायदे के साथ आते हैं अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों से कि हम कुछ वर्षों तक यहाँ पर काम करेंगे, कुछ योग्यता हासिल करेंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे और अपने गांव, शहर, मोहल्ले में कोई कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, हम विदेशों में आते हैं और यहीं पर पश्चिमी देश में बस जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। तो इस भाव को लेकर यह कविता है कि देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश मैं लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश मैं लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। कुछ ही वर्षों में हो गया वह सब कुछ हासिल जो पर्याप्त था 4 पहियों के वाहन के लिए, मार्बल के आंगन के लिए। मैंने भेजा माँ को एक नया ऐनक, पिता के लिए छड़ी एक नई खड़ी। शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, देख सकती हूँ तुम्हारी तस्वीर बिना इस ऐनक के भी। और हमारे यहाँ पिता की छड़ी लकड़ी की नहीं, लड़के की होती है। तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, किंतु यहाँ तो लम्हे लम्हे आती हैं प्रतीक्षा की कितनी ही घड़ियां। इससे पहले कि रोम रोम मेरे हृदय का बांध पाता निर्णय की कोई डोर, करने लगा इशारा मस्तिष्क मेरे पुत्र के नन्हे साफ सुथरे पैरों की ओर। छोड़ आया हूँ एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफर में संघर्ष के जो छाले फिर उगेंगे वो इन पैरों पर मेरे लौटने पर। मैंने रख दिया किसी कोने में स्वदेश लौटने का इरादा, माँ को दिया हुआ वो खामोश वायदा। मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने,
मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने, अब तो कहने लगी है पति अपने बेटे से, इतने भी न लाना अंक परीक्षा में कि करनी पड़े मेरी मेरी चिता को तुम्हारी प्रतीक्षा। उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गांव, उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गांव, लेकिन पहने हुए पश्चिम के जूते मेरे पांव बढ़ने लगे, चढ़ने लगे, पकड़कर उंगलियां उन की उस सीढ़ी पर। आज आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए, और मैं देख रहा हूँ सामने दीवार पे टंगी हुई एक नई छड़ी, मेज पर रखी हुई एक नई घड़ी, शायद अपनी माँ के ऐनक से। पीढ़ियां दर पीढ़ियां, सीढ़ियां दर सीढ़ियां, वही छड़ी, वही ऐनक, वही घड़ी। उम्र ही नहीं है शायद, उम्र ही नहीं है शायद, कुछ और भी है जो देती है चेहरों, ये छड़ी, ये घड़ी, ये ऐनक। मुझे याद पड़ता है कि पहली बार यह कविता मैं सुनाते मुझे याद आ रहा था, इसको मैंने यहाँ से भारत से दिल्ली जा रहा था और प्लेन में यात्रा में इसको मैंने लिखी थी और कंप्लीट की थी। और सबसे पहले मैं उतरते ही मित्र अपने दीपक गुप्ता जी के घर गया, जो ऋचा प्रकाशन उस था, और वो वायु वहाँ से प्रकाशित करते थे, वहाँ पे छापते थे। और उसी दिन बुक मार्क में साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम था, जिसमें गंगा प्रसाद विमल जी वहाँ पर उस समय मुख्य कवि के अतिथि कवि के रूप में थे। तो कार्यक्रम था, तो दीपक जी अच्छा समय है, हम लोग वहाँ भी चलते हैं। मुझे इस गोष्ठी में भी जाने का अवसर मिला। गंगा प्रसाद विमल जी नहीं रहे कुछ समय पहले, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो वहाँ पर गंगा प्रसाद विमल जी का एकल काव्य पाठ था, लेकिन मुझे देख कर गंगा प्रसाद विमल जी ने मुझे भी मंच पे बुलाया और कहने लगे कि पद्मेश आए हैं तो एक कविता इनकी भी हो जाए। उन्होंने अपना समय 5 मिनट का कम किया। तो ये उस अवसर पर मैं ये कविता मैंने छड़ी घड़ी ऐनक मैंने पहली बार किसी मंच से या किसी लोगों को वहां पर उस बुक मार्क में सुनाई। तो मुझे याद आती है वह शाम शायद 2002-2003 की बात होगी। चलिए अपनी इन बातों के साथ आप सबको कोरोना काल की मुबारकबाद देता हूँ इस दृश्य से कि इसमें मैंने जैसा पहले कहा, इसको एक कृतित्व काल बनाए, रचना काल बनाए, साहित्य काल बनाए, और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस एकांत की। और अंत करता हूँ मैं अपनी बात वाणी प्रकाशन को समर्पित करते हुए अपनी यह कविता, छोटी सी कविता जो मैंने प्रवासी पुत्र के बैक पेज पे भी लगाई है। और जब इसका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया था वाणी प्रकाशन ने, तो वहाँ भी मैंने ये अरुण महेश्वरी जी को और प्रकाशकों को रादर कहूँगा समर्पित की थी कि अगर प्रकाशक मैं मानता हूँ कि दुनिया में ना होते तो सब कुछ साहित्य ना होता और कोई इतिहास ना होता। ये एक इतना महत्वपूर्ण ब्रिज है, पुल है जिसने हमारे समाज का गठन किया है, और जो भाव हैं हमारे उनको प्रकाश में लाते हैं। इस भाव को लेकर कविता है, और ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय मेरे जैसे लोगों को बहुत छूती है और बहुत मायने रखती है। और आज का यह कार्यक्रम को समर्पित है कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन को बदल सकता है और बदल रहा है। कि पर्वत के उस हिस्से पर जहां हमारे पांव ठहर गए थे, तुम्हारे स्पर्श से पिघलकर समंदर हो गया। पर्वत का वह हिस्सा जिस पर मेरे पांव ठहर गए थे, तुम्हारे स्पर्श से पिघलकर मैं समंदर हो गया, और वो समंदर हो गया और मैं ग्लेशियर होने से बच गया। धन्यवाद दोस्त।